सो हेलो एवरीवन। आज इंडियन एक्सप्रेस 3 अप्रैल 2024 को देखेंगे। मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन मेरे पास थोड़ा समय बच गया तो मुझे लगता है बना देना चाहिए, क्योंकि एक दो आर्टिकल मुझे अच्छा लगा। इसलिए मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले तो शायद मैं इसे कंटिन्यू ना कर पाऊँ। खैर छोड़िए, देखते हैं आज क्या क्या देखने को मिलेगा। आज थोड़े से हीट वेव के बारे में हम देखेंगे कि हीट वेव क्या है, क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में आ रहा है कि हीट वेव आने वाला है, हीट वेव आने वाला है, तो उसको देखेंगे। सी राजा मोहन बहुत अच्छा एक राइटर है। उन्होंने लिखा है दिल्ली और वर्ल्ड के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं। आप इनके एडिटोरियल देख सकते हैं। कचती वालन ये बार बार रोज रोज आता है, न्यूज़ में पागल कर दिया। इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। कचती वाइलेंट क्या है, और मतलब रिवाइज करेंगे। कल तो देखे ही थे हम लोग, इसका आज रिवाइज करते हैं। फसाई ने कुछ बोला है हेल्थ ड्रिंक के बारे में, उसको देख लेते हैं, और थोड़े बहुत और जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको देख लेंगे। ठीक है। हीट वेव्स के बारे में बताया जा रहा है कि आईएमडी ने बताया कि जब इलेक्शन आने वाला है उस समय हीट वेव इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा। तो हीट वेव है ना, ये मुझे 2-3 दिनों से दिख रहा है और मैं इसको इग्नोर कर रहा था, बट इसको एक बार देख लेते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है। देखिए आईएमडी जो है ना, वो 1875 में बना था, और वो है ना अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है। आईएमडी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है क्या, नहीं, ये अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये वेदर और सिस्मोलॉजी को देखता है। सिस्मोलॉजी मतलब होता है अर्थक्वेक, तो ध्यान रहे ये अर्थक्वेक को भी देखता है। ये हवा और ज़मीन दोनों देख रहा है। ठीक है, ये ध्यान रहिएगा। तो ये होता है आईएमडी। उसके बाद क्या होता है कि ये हीट वेव के लिए एक हीट इंडेक्स निकालता है। वो हीट इंडेक्स के 4 कलर कोड्स होते हैं। मैं कलर कोड्स पर ध्यान इसलिए देता हूँ क्योंकि यूपीएससी के मेंस में इसे क्वेश्चन आया था। ठीक है। कुछ आया था, वो पॉल्यूशन को लेकर के आया था, तो मैं हमेशा कलर कोड को इसलिए ध्यान दे देता हूँ। 4 कलर कोड होते हैं, एक ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो ग्रीन, 45 तक होगा तो येलो, 55 तक होगा तो ऑरेंज, और 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो उसको रेड कोड डाल देता है हीट इंडेक्स में। हीट वेव क्या होता है? हीट वेव एक ऐसा होता है कि इससे अगर प्लेन एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की टेम्परेचर रहने लगे तो समझ जाइए कि हीट वेव आ गया। हिल एरिया में 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आने लगे तो समझ जाइए कि हीट वेव है। या फिर अगर हम ऐसे भी माप सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर से 4 to 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6.4 डिग्री सेल्सियस तक रहे, बढ़ा हुआ रहे, तो वो हीट वेव गिना जाएगा। उससे ज़्यादा हो गया तो सीवियर मान लेंगे, सीवियर हीट वेव। बस इतना ही देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि हीट वेव से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। हीट वेव जो है ना, वो बूढ़े लोगों को या फिर बच्चे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उससे क्या हो सकता है, आपको एग्जॉस्ट हो जाएगा, एनर्जी लॉस या हीट स्ट्रोक मार दे। कभी कभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना होगा, एक और चीज़ है, जो हीट वेव है ना, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी असर करता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कर सकता है, जैसे कि पावर ग्रिड हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो, इसको भी वो असर कर सकता है। ठीक है। जो सी राजा मोहन है वो बहुत अच्छे राइटर हैं। वो हमेशा लिखते हैं इंडिया रिलेशन के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में मैक्सिमम लिखते हैं। इन्होंने बताया कि जैसे कच्चतीव आइलैंड जो हमेशा न्यूज़ में रहा है इधर, एक्चुअली जो कच्चतीव आइलैंड है वो हमारे बीजेपी जो है ना, वो तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में घुसने का एक कोशिश कर रहा है उससे। लेकिन इससे श्रीलंका के रिलेशंस हमारे साथ ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि भाई साहब श्रीलंका की टेरिटरी में इंदिरा गांधी जी ने दे चुकी है। 2014 में बीजेपी ने सॉलिसिटर जनरल जो थे शायद, उन्होंने बोला था कि अब वो उनका हिस्सा हो चुका है, उसके लिए हमें वॉर करना पड़ेगा। तमिलनाडु पॉलिटिक्स में हमेशा ये काफ़ी गर्म टॉपिक रहा है कचतीव आइलैंड। और लेकिन इंडिया जो है ना, वो दूसरे कंट्री के साथ भी हाथ पैर काफ़ी मिला रहा है। अगर इंडिया की बात करें, अगर वर्ल्ड में हम, अगर अभी वर्ल्ड की अगर हम देखें, तो वर्ल्ड में जो इंडिया है ना, वो आइलैंड नेशंस पर काफ़ी ध्यान दे रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली हम देखा होगा कि पपुआ न्यू गिनिया से अच्छे कंटेक्ट रहे हैं। श्रीलंका को इंडिया ने काफ़ी हेल्प किया। मालदीव्स के साथ थोड़े इशू चल रहे थे, नो डाउट। बट मॉरिशियस के जो एगिलियन आइलैंड है, यहाँ है, वहाँ पे इंडिया ने अपने एयर स्ट्रिप बनाया। ऐसे दिखता है कि हमें इंडिया जो है ना, वो जोड़ तो रहा है काफ़ी हद तक। लेकिन अभी भी वर्ल्ड पावर की अगर बात करें तो दो कुछ टॉपिक्स हैं रीजन्स के, जैसे कि इंडो पैसिफिक है, ये जो इलाका होता है ना ये, और ये इधर का, ये आता है इंडो पैसिफिक में। ठीक है। ये इंडो पैसिफिक यूएसए और जापान जो है ना, ये मिल करके इंडो पैसिफिक को प्रमोट करता है। तो इंडिया इसका भी एक हिस्सा है। लेकिन साथ ही साथ रशिया और चाइना, इन दोनों ने मिलकर एक ज़्यादा प्रमोट किया है यूरेशिया, यूरोप और एशिया, इन दोनों का मिला हुआ रूप को काफ़ी प्रमोट किया। अब कंपटीशन है इन दोनों में, एक वेस्टर्न कंट्री, आपको पता हो कि अमेरिका और रशिया के बीच में हमेशा कंपटीशन रहा है, यहाँ भी कंपटीशन है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक एससीओ बना दिया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने भी इसका पार्ट बना। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही इसके पार्ट बने।
लेकिन होता क्या है कि पार्ट बनने के बाद इंडिया का चाइना का बनता नहीं है, पाकिस्तान से बनता नहीं है। फिर भी इंडिया को रहना पड़ता है क्योंकि यूएसए को काउंटर करना हो कभी, तो उसके लिए एक सेफ हैंड होना ज़रूरी है। इतना ही नहीं, आगे देखते हैं कि इसके अलावा भी यूरोपियन यूनियन भी एक ग्रुप है इंडिया के लिए। इंडिया इसको कैसे देखता है? यूरोपियन यूनियन जो है ना, उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर चर्चा चल रही थी, ठीक है, शायद हुआ भी था। पूरा यूरोप जो है ना, वो इंडिया के लिए एक ट्रेडिंग पार्टनर की तरह सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप। और एक्सपोर्ट जो इंडिया करता है ना, वो थर्ड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन जो है ना, वो यूरोप ही है इंडिया के लिए। तो यूरोप भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक भी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि यूरेशिया वाला एरिया भी इंपॉर्टेंट है, छोटे आइलैंड्स भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया तो सभी को लेकर चल रहा है। एक और चीज़ है कि ये जो ऊपर के एरिया है ना, ये नॉर्डिक कंट्रीज़, ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, इसके साथ भी इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, इसको बोलते हैं EFTA। इसमें क्या था कि इसमें स्वीडन है, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपको देखेंगे कि स्वीडन है, नॉर्वे है, लिechtenstein है और आइसलैंड। लिechtenstein इधर यूरोप के बीच में है कहीं। फ्रांस के साथ भी इंडिया का एक अच्छा कॉन्टैक्ट रहा है। और इन्होंने 2 और ऐसे एरिया है जिसके बारे में चर्चा किया है। एक एरिया का नाम है जोमिया। जोमिया जो एरिया है ना, वो हिमालय और साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं आमतौर पे जोमिया। आप इस मैप को समझ रहे हैं ना, ये मैप वर्ल्ड मैप है। ये रहा हमारा प्यारा इंडिया। जोमिया रीजन जो है ना, वो ये एरिया रहा है। दूसरा एक रीजन का जो न्यूज़ में रहा है, इन्होंने बताया, वो है खोरासान। खोरासान जो एरिया है, वो आमतौर पे ये एरिया में होता है। खोरासान का नाम आपने सुना होगा कि इस्लामिक स्टेट से जो आतंकवादी का ग्रुप है, उनका एक खोरासान है जो कि ईरान के ऊपर वाले इलाकों में है। इनका एक लिवेंट, यूपीएससी में पूछा था लिवेंट के बारे में, लिवेंट एंड सीरिया, वो इस एरिया में है। ऐसे करके इनका अपना अपना एक ग्रुप बटा हुआ है। उसी से एक खोरासान ग्रुप जो है वो यहाँ का है, जोमिया यहाँ का। ये अभी नया डेवलपिंग में है और काफ़ी न्यूज़ में भी है। तो ओवरऑल इस न्यूज़ से हमें यही पता चलता है इनके अकॉर्डिंग कि रीजन जो है ना, जो रीजन होता है, वो एक फिक्स चीज़ नहीं है, वो एक बटा हुआ चीज़ है। जैसे कि 80 के दशक में, 1980s के आसपास में साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब टॉपिक न्यूज़ में आया। रिसेंटली हमने इंडो पैसिफिक देखा, कहीं कहीं यूरेशिया भी टॉपिक नाम में आया। तो ये सब रीजन है जो काम के हो सकते हैं। हालांकि लास्ट के जो 2 थे, जोमिया और खोरासान, इसके बारे में आप देख लेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। फाइन। अगला कचतीबू स्टोरी के बारे में, ये फिर से वही पागल कर देगा, ये कितना पूछेगा। कचतीबू के बारे में कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है। वो जैसे हमने कल देखा था कि 285 एकड़ की ज़मीन है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में कहीं स्थित है। और इससे क्या होता है कि ये एक आइलैंड नेशन है जो वोल्केनो से बना था, ठीक है। वो 14th सेंचुरी में ही ये बना है शायद, वोल्केनो से बना है ये, ठीक है। बहुत पुराना आइलैंड भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पे कुछ वहाँ के लोकल रूलर्स ने रहे, फिर बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश का वहाँ बन गया। ऐसी कहानी चली आ रही थी। यहाँ एक कीवर्ड है जिसके लिए मैं आपको घेर रहा हूँ, वो है वेज बैंक। वेज बैंक जो है ना, वो केरल, तमिलनाडु, श्रीलंका के फिशरमैन के लिए एक ग्राउंड है जहाँ पे अच्छी मछलियाँ मिलती हैं। यहाँ देखो तो ये जो तमिलनाडु, कन्याकुमारी के नीचे जो इलाका है ना, उसको वेज बैंक बोलते हैं। ये न्यूज़ में था, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ कि वेज बैंक कौन सा एरिया है। ये जो इंडिया के जो नक्शा के नीचे जो होता है ना, उसको बोलते हैं वेज बैंक। यहाँ फिशेज अच्छी मिलती है, थोड़ा बहुत ऑयल एक्सप्लोरेशन भी करते हैं। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अगला देखते हैं हम लोग फसाई के बारे में। जो फसाई है ना, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। ये जो है ना, फूड कोई भी रेगुलेटर का सबसे एपेक्स बॉडी है पूरे इंडिया में। ये एक एक्ट से बना था, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। पहले बहुत सारे एक्ट्स थे, फिर इसको हटा के फसाई एक्ट आ गया 2006 के आसपास में, और इसको बना दिया गया। इसने बोला है कि बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान या हॉर्लिक्स अगर आप बेचते हैं तो उसको आप हेल्थ ड्रिंक या फिर एनर्जी ड्रिंक नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे पब्लिक मिसलीड होती है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानना है, बस इतना ही है। इसके बाद देखते हैं कि छोटे छोटे न्यूज़ हैं, जैसे कि एस जयशंकर से जब बात किया गया तो उन्होंने बोला कि मर्यादा रखना होगा दूसरी कंट्रीज़ को, किसी की इंटरनल मैटर्स में ना पड़े, ठीक है। एक कलाकडल जो एक वर्ड है, ये काम का हो सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख लिया। जो कलाकडल जो होता है ना, कलाकडल का मतलब होता है मेनली जो कोस्टल फ्लड जो केरल के एरियाज़ में आती है। कोस्टल फ्लड जब भी आती है केरल वगैरह के एरिया में, उसको बुलाता है कलाकडल। फाइन, कलाकडल याद रहेगा आपको, कलाकडल, कोस्टल फ्लड, केरल। फाइन। एर्दोगान के बारे में क्या न्यूज़ है कि एर्दोगान जो है ना, जो मेयर इलेक्शन टर्की में हुआ है, कि एर्दोगान हार गया काफ़ी बुरी तरीके से। अभी एर्दोगान वो व्यक्ति है जो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बोलता रहता है। इसने टर्की को एक बोला है कि एक बड़ा प्रोविंस बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारा ड्रामा। इसके हारने के बाद से काफ़ी इंडियन पॉलिटिक्स जो है ना, वो भी काफ़ी गर्म हो गई है। वो देख रही है कि आखिर क्यों हार रहा है। अगला इलेक्शन में हो सकता है एर्दोगान भी हार जाए, इसलिए इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो रशिया क्या कर रहा है कि तालिबान को टेरर लिस्ट से हटा रहा है, ऐसा बातचीत कर रहा है, ठीक है। तालिबान को बोल रहा है कि टेररिस्ट लिस्ट में पहले तालिबान को हम नहीं रखेंगे।
श्रीलंका जो है ना, वो जो भी बाल्टीमोर में जो घटनाएं हुई थी, आपको पता होगा बाल्टीमोर में क्या हुआ था कि एक शिप थी सिंगापुर वाली, जिसका नाम था दैली कार्गो। ठीक है, दाली कार्गो, ये दाली याद रहना चाहिए। दाली कार्गो शिप का नाम था, उसमें सिंगापुर वाली वो शिप है और उसमें इंडियन वर्कर्स काफ़ी अधिक थे। अमेरिका के एक बाल्टीमोर ब्रिज से वो टकरा करके ब्रिज गिर जाता है, तो काफ़ी इंडिया के खिलाफ एंटी सेंटीमेंट भी बने थे। इसके बाद क्या है कि इंडियन ऑयल एक्सपोर्ट के बारे में चर्चा है। देखिए हुआ क्या था कि इंडियन रशिया से तेल लेता है, ठीक है, उसके यूएसए की जल गई उसमें। यूएसए की जब जल गई तो उसने क्या किया कि तरह तरह के सैंक्शंस लगाए। एक लगाया कि जो G7 है ना, उसके तरफ से एक सैंक्शन लगवाया कि आप 60 डॉलर से कम के प्राइस पे आप नहीं खरीद सकते हो। सोचा कि महंगा खरीदेगा तो इंडिया खरीदना बंद कर देगा, फिर भी इंडिया खरीदता रहा। फिर इधर क्या किया कि बहुत सारे शिप जो रशिया से ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, उन पर बैन लगा दिया, सैंक्शन कर दिया उस पर, फिर भी इंडिया कर दिया। इंडिया के मिनिस्ट्री ने भी बोला अपने प्राइवेट जो रिफाइनर्स हैं कि आप ऐसा कोई काम मत करिएगा जो सैंक्शन को इनवाइट कर दे। तो ये देखने के बाद मिला, ऐसा लगता था कि अब ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है ना वो कम हो जाएगा, रशिया से इंपोर्ट कम हो जाएगा, लेकिन इसके उल्टा हो गया। ऐसा हुआ कि इंपोर्ट बढ़ गया, अराउंड 6% बढ़ा है फरवरी से मार्च में। ठीक है, मार्च में फरवरी से 6% बढ़ा है, ये बड़ा ताज्जुब की बात है। तो यही बस देखना था। और तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।